आप अपनी तकरीरों में, सभाओं में कहते हैं कि मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन रहा है और हमें इनमें कुछ छुपे लोगों को पहचानना चाहिए। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले मुसलमान थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के बाद तलवार उठाने वाले मुसलमान थे। करबला के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद करने वाले मुसलमान थे। टीपू सुल्तान को, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले मुसलमान थे। तो ये एक तारीख रही है मीर जाफ़र, मीर सादिक की, जो आज भी हैं। मैं ये बता रहा था आपको। जैसा हमने अभी देखा, आपको शायरी का कितना शौक है। आपकी तकबीरों में भी हम देखते हैं कि आप अपनी बात को शायरी के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि आज जो हमारे देश के हालात हैं उस पर आप क्या शायरी अर्ज करना चाहेंगे। अखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। आपकी एक तकरीर मेरे पास है हाल ही में। आपने कहा नौजवानों से, नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। जी बिल्कुल सही है। कौन छीन रहा है मस्जिदें? बीजेपी आरएसएस छीनना चाह रही है। ऐसी ताकतें हैं जो छीनना चाह रही हैं। बिल्कुल कौन सी मस्जिद छीनी? अब आप देख लीजिए, दिल्ली की 600 साल पुरानी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। सुनेरी बाग की मस्जिद को आप निकाल देना चाहते हैं। और सुनेरी बाग की मस्जिद में कभी आपने सुना कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर अगर मंदिर के सामने से जा रहा है तो मंदिर में पूजा रोक दी जाती? और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां पर बीजेपी आरएसएस की तरफ से बोला नहीं जाता कि हम भारत में ऐसे इतने हजारों मसाजिद हैं, उसको हम लेकर रहेंगे। खुला कहते हैं वो लोग। तो आप भी तो खुला कहते हैं, पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, मैं अभी कह दूंगा जिंदाबाद बाबरी मस्जिद। गुनाह क्या है सर? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरा ये। अगर मैं भारत की पार्लियामेंट में नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? अब ओवैसी साहब हो गया ना, अरे फैसला हो गया, वहां पर इतना भव्य राम मंदिर बन गया, लाखों लोग वहां जा रहे हैं, अब छोड़िए उसको, कहां उसमें। यही बात आप उन यहूदियों से कहिए जिसको हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया था। वो 1930s की दास्तान को 2024 तक बोलेंगे। मैं भी बाबरी मस्जिद की दास्तान को मेरे मरने से पहले मेरे औलाद को बोलूंगा कि तुम भी बोलते रहना, क्योंकि जिस तरीके से मस्जिद को छीना गया उस तरीके से हम दोबारा मस्जिद को नहीं खोना चाहेंगे। विश्व हिंदू परिषद के जो प्रेसिडेंट है आलोक कुमार, उनकी बयान में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि हम मुसलमानों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब अयोध्या के बाद में मथुरा और काशी दे दें, उसके बाद हम कोई क्लेम नहीं करेंगे। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। आए भैया क्यों देंगे? मस्जिद मेरे बाप की थोड़ी है, मस्जिद मेरी मां की थोड़ी है। मस्जिद तो अल्लाह की होती है। मस्जिद का एक कागज है, एक डॉक्यूमेंट है। आप कब तक बोलेंगे वो उस जमाने में मुगल बादशाह था? तो फिर पुष्पमित्रा संगा से कौन इंसाफ करेगा? बताओ मेरे को। पुष्पमित्रा संगा ने कई बौद्ध धर्म के स्तूपाओं को तोड़ दिया, उसका इंसाफ करिए। चलिए, आप जब मुगल बादशाह को बोलते हैं तो पुष्पमित्रा संगा क्या करेगा? पुष्पमित्रा संगा के बारे में कोई नहीं बात करता। देखिए, इसीलिए तो उनको मौका मिलता है कहने का। आप कहते हैं बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, वो कहते हैं ये बाबर की औलाद। नहीं, देखिए यही तो मैं बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा डीएनए करा लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का भी करा लीजिए, आरएसएस के लोगों का करा लीजिए। कौन आर्यन है और कौन इस देश का है मालूम हो जाएगा आपको। भाई मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन थोड़ी हूं, तो क्या फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी नाथूराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन है? अगर मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन तो आप बन जाइए उनके स्पोक्स, आप नाथूराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन बन जाइए। आखिर मेरा क्या ताल्लुक बाबर से? मेरा क्या ताल्लुक औरंगजेब से? मेरा क्या ताल्लुक जिना से? भाई क्या ताल्लुक? अगर ताल्लुक नहीं है तो आपके भाई अकबरुद्दीन साहब औरंगजेब की मजार पर गए, वहां चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए। देखिए, नहीं वो जो अच्छा मोदी जी बहादुर शाह जफरी खबर पे गए, अच्छा था वो? बताइए आप। देखिए, शिवाजी ने जिसका पेट फाड़ा था वो भी मुसलमान था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे। मगर रजत जी एक अभी थाली मार लिए, सुनिए। जब शिवाजी अफजल खां को खंजर घोंप रहे थे तो शिवाजी के पीछे तलवार लेकर कौन खड़ा था? मुसलमान खड़ा था। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जैसे शिवाजी के पीछे मुसलमान खड़ा था, मोदी के पीछे वैसे ही खड़ा हो जाए। ऐसा सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। देखिए एक बात सुनिए, समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। मैं किसी के पीछे खड़े होने के लिए पैदा नहीं हुआ।
सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है। वैसे साहब, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और जैसे आपका स्वभाव है, आपकी फितरत है, आपने बेबाकी से जवाब दिए, किसी चीज़ को टालने की कोशिश नहीं की। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज कुमकुम चड्ढा का फैसला आज के मुकदमे पर। वक्त है आपकी अदालत में आज की जज हिंदुस्तान टाइम्स की सीनियर जर्नलिस्ट कुमकुम चड्ढा के फैसले का। ओवैसी जी अपनी कौम की एक बुलंद आवाज़ है और जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं। एवरीवन लिसन्स व्हेन ओवैसी जी स्पीक्स। उनकी बातें दिलचस्प हैं और उनकी बातों में अग्रेशन और एक फायरी एलिमेंट है और ये उनकी पर्सनालिटी है, तो अग्रेशन को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। इट इज़ लाइक सेग्रीगेटिंग फायर फ्रॉम वुड और taking away the trees from the forest, so to speak. Rajat Sharma is razor sharp. He's of course a colleague and बेबाक हैं और बुलंद हैं। इसलिए आज का जो तकरार थी या जो ये मुकाबला था, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे था एंड इट वाज एट द सेम लेवल। सो फैसला करना थोड़ा मुश्किल है, बट ओवैसी जी ने हर चीज़ का, हर प्रश्न का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो अदालत उनको ये हिदायत देते हुए कि अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखे, बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि असदुद्दीन ओवैसी इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहेंगे, पब्लिक लाइफ में जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको उठाते रहेंगे और बुलंदियों पर पहुंचेंगे। आज का मुकदमा यही ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।